नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छिपाने के लिए कुछ नहीं, ईमानदारी से किया है काम। ईडी की छापेमारी के बाद बोले मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में मंगलवार को कई स्थानों पर परिवर्तन निदेशालय की छापेमारी के कुछ घंटे बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में सिसोदिया एवं कुछ नौकरशाहों को बतौर आरोपी नामजद किया गया है। दोस्तों, यह नीति अब वापस ले ली गई है। दिल्ली के शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि यदि ईडी अधिकारी उनके यहां आते हैं तो उन्हें बस कुछ विद्यालयों के मानचित्र मिलेंगे। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, मैंने विद्यालयों का निर्माण किया और यदि ईडी आती है तो उसे कुछ और विद्यालयों के मानचित्र मिलेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस मामले में दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक में करीब 30 परिसरों की तलाशी ली जा रही है और नामजद व्यक्तियों पर छापा मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी सेवक के परिसर शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक्सीडेंट की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। डिकोडिंग के लिए जर्मनी भेजी जाएंगी मर्सिडीज की चिप। जी हां दोस्तों, पालघर में एक सड़क दुर्घटना में उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद पुलिस ने कार निर्माता कंपनी से पूछा कि एसयूवी में एक्सीडेंट के समय एयरबैग क्यों नहीं खुले। पालघर पुलिस ने कार निर्माता कंपनी से कई सवाल पूछे। इनमें एयरबैग क्यों नहीं खुले, क्या वाहन में कोई यांत्रिक खराबी थी, कार का ब्रेक फ्लूइड क्या था, टायर का दबाव क्या था। दोस्तों, पुलिस ने कहा है कि ये वाहन उचित परीक्षण के बाद ही प्लांट से बाहर निकलते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस ने कार निर्माता से पूछा कि निर्माता की जांच के टक्कर प्रभाव की रिपोर्ट क्या है, क्या टक्कर के बाद स्टीयरिंग लॉक हो गया था। इन सभी सवालों के जवाब कार निर्माता कंपनी अपनी रिपोर्ट में देंगी। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कार निर्माता कंपनी ने पालघर पुलिस को सूचित किया है कि वाहन की डेटा रिकॉर्डर चिप डिकोडिंग के लिए जर्मनी भेजी जाएगी और जर्मनी से डिकोडिंग के बाद एसयू के बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस कैबिनेट में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को नहीं मिली जगह, पब्लिक स्पीच दे सकती हैं। जी हां दोस्तों, लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बन गई। मंगलवार को स्कॉटलैंड के वाल्माबोरल कालस में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, आमतौर पर यह कार्यक्रम लंदन के बकिंघम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में है। 96 साल की क्वीन खराब सेहत के चलते यात्रा नहीं कर पा रही है, इसलिए नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में हुई। दोस्तों, इस मामले में खास बात यह है कि लिज ने उन्हें क्वीन एलिजाबेथ के सामने शपथ ग्रहण की, जिनका वो 1994 में खुला विरोध कर चुकी है। यह भी रोचक है कि राजशाही का विरोध करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री को क्वीन ने ही पीएम की सील या मोहर भी सौंपी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नार्को टेरर पर बड़ा एक्शन, पकड़ी गई 3 देशों से गुजरकर भारत पहुंची 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर 2 अफगानिस्तान के नागरिकों को गिरफ्तार किया। यह सिंडिकेट के नार्को टेररिज्म से जुड़ा, जो कि ड्रग्स बेचकर उनके पैसे को इस्तेमाल कर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में कर सकता था। दोस्तों, पुलिस के स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने बताया कि दोनों अफगानियों की निशानदेही पर 312.5 किलो मेथाफेटामाइन और 10 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन जब्त की है। इन ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1200 करोड़ रुपए है। दोस्तों, स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने बताया कि दोनों अफगानी नागरिक भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं और ये अपने वीजा को 2 बार बढ़वा चुके थे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन पर निगरानी रख रही है। इसी बीच पुलिस ने एक सूचना के आधार पर कालंदी कुंज के पास कार को इंटरसेप्ट कर अफगानी नागरिक मुस्तफा और रहीम उल्लाह को गिरफ्तार किया। रहीम और मुस्तफा से पुलिस ने पूछताछ कर यूपी के नोएडा और लखनऊ से मेथाफेटाइन और हेरोइन की बाकी खेप बरामद कर ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार और केजरीवाल ने साथ में किया लंच, लेकिन बिना कुछ बोले निकल गए बिहार के सीएम। फिर दिल्ली सीएम ने किया यह ट्वीट। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली मुख्यमंत्री निवास पर हुई। यह मुलाकात करीब 1 घंटा 30 मिनट तक चली और इस दौरान दोनों नेताओं ने साथ में लंच भी किया। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार बिना मीडिया से बात किए निकल गए। वहीं इस मुलाकात के बाद केजरीवाल का
का ट्वीट सामने आया है। नीतीश कुमार की इस मुलाकात का उद्देश्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकार को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामलों पर बातचीत हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुए कथित आबकारी घोटाले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी पद से हटाए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शन बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और बसों में बैठाकर थाने ले गई। वहीं दोस्तों, इससे पहले ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े इस मामले में मंगलवार सुबह कई जगह छापेमारी की कार्यवाही भी की थी। इस दौरान इस कथित घोटाले के आरोपियों और बिचौलियों के यहां पर ईडी ने कार्यवाही की थी। इस दौरान परिवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में छापे मारे थे। वहीं दोस्तों, ईडी के सूचना के अनुसार फिलहाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ लड़ेगी बीएमसी चुनाव, देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, बीएमसी चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई के दौरे से इस चुनाव को लेकर बीजेपी की रूपरेखा लगभग साफ हो गई है। दोस्तों, अमित शाह ने कह दिया है कि इस बार उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखानी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीएमसी चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी। डिप्टी सीएम व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की शिवसेना मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। दोस्तों, फडणवीस के इस बयान से तो साफ हो गया है कि बीजेपी बीएमसी का चुनाव अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में लड़ने जा रही है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंबई पहुंचे थे। बीजेपी की चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शाह ने बीएमसी चुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा भी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, विदेशी लीग में बल्ले से मचाते दिख सकते हैं धूम धड़ाका। जी हां दोस्तों, आईपीएल इतिहास के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रैना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए संन्यास की जानकारी दी। दोस्तों, रैना ने ट्वीट किया कि अपने देश और राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करता हूं। मैं बीसीसीआई, यूपीसीए, चेन्नई सुपर किंग्स, राजीव शुक्ल सर और अपने सभी फैंस को धन्यवाद देता हूं कि मेरी क्षमताओं पर अविश्वसनीय भरोसा जताया और समर्थन किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। दोस्तों, सुरेश रैना ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के संन्यास की घोषणा के चंद मिनटों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुरेश रैना को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। अब अगले साल यूएई और दक्षिण अफ्रीका में 2 नई टी20 लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सुरेश रैना के खेलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रातों रात इस शख्स के खाते में आ गए 3400 अरब रुपए, बन गया दुनिया का 25वां सबसे अमीर आदमी। जी हां दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो ऐसे ही ले भी लेता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। जब उसने उस मैसेज को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, वो मैसेज था उसके बैंक अकाउंट में 3400 अरब रुपए क्रेडिट होने का। इस ट्रांजेक्शन के साथ ही वह रातों रात कुछ पल के लिए दुनिया का 25वां सबसे रईस आदमी बन गया। हालांकि दोस्तों, कुछ घंटों बाद वह फिर से वहीं आ गया जहां था। आपको जानकारी के लिए बता दें, यह गलती से हुआ था। बैंक ने इतना सारा अमाउंट एक साथ आते देख उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया और जांच करने लगी। लेकिन जब तक वह बैंक जांच करती तब तक उस सोर्स को पता चल गया कि यह पैसा गलती से पहुंचा है, तो वहां से उस पैसे को वापस रिकवर कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस कंपनी को खरीदने के लिए अंबानी ने लगाई अडानी से बड़ी बोली, सरकार भी चाहती है खरीदना। जी हां दोस्तों, देश के दो दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोनों कारोबारी कर्ज में डूबी लेको अमरकंटक पावर को खरीदने के लिए जोर लगा रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी आरईसी लिमिटेड के साथ मिलकर बोली लगाई है। हालांकि दोस्तों, माना जा रहा है कि इस पावर प्रोजेक्ट को खरीदने में फिलहाल मुकेश अंबानी
अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ले को अमरकंटक पावर को खरीदने के लिए 1960 करोड़ रुपए के कैश अप फ्रंट की पेशकश की। अगर रिलायंस बोली जीतने में सफल रहती है तो पहली बार वो इस कंपनी के जरिए कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन के क्षेत्र में उतरेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गडकरी ने माना खतरनाक है अहमदाबाद मुंबई हाईवे, कहा हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसों का ज्यादा खतरा, यहीं गई थी साइरस मिस्त्री की जान। जी हां दोस्तों, जिस अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ, उसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी खतरनाक मानते हैं। दोस्तों, साइरस की कार ओवरटेकिंग के दौरान सूर्या नदी के पुल पर रोड डिवाइडर से टकरा गई थी। गडकरी ने सोमवार को कहा कि अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक वॉल्यूम 1,25,000 पैसेंजर्स कार यूनिट है, इसलिए यहां ड्राइविंग के दौरान टक्कर की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड समिट में गडकरी ने कहा कि 20,000 या उससे ज्यादा पीसीयू का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 6 लेन वाली सड़कों की जरूरत है। गडकरी ने साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत पर दुख जताया। उन्होंने ड्राइविंग के दौरान कार में सीट बेल्ट न लगाने को गलत बताया। साथ ही कहा कि कार में पीछे बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना आगे की सीट पर बैठने वालों के लिए। दोस्तों, कार एक्सीडेंट में मारे गए मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश निवाले पर डंका, मध्य प्रदेश में हुआ 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला, केग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पोषण आहार में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पोषण आहार योजना के तहत गरीब बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दोस्तों, केग रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग में 110 करोड़ रुपए घोटाला सामने आया है। सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया है कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिस ट्रक का नंबर दिया गया वो फर्जी निकले। असल में ये नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकरों के हैं। एमपी के इस घोटाले को भी उसी तरह अंजाम दिया गया जैसे कभी चारा घोटाले को दिया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सारी जानकारी मध्य प्रदेश की CAG यानी कि केग की रिपोर्ट से सामने आई है। दावा है कि पोषण आहार योजना में करोड़ों की हेराफेरी हुई। खास बात यह है कि एमपी में महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 49 अंक टूटा, निफ्टी 17,750 के पार निकला। जी हां दोस्तों, नए हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। आज के कारोबार में शुरुआती तेजी देखी गई, लेकिन बाद में बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर जाकर बंद हुआ। हालांकि दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में ठीक ठाक खरीदारी हुई। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में शुरू से ही तेजी रही। दोस्तों, सेंसेक्स करीब 39 अंकों की गिरावट के साथ 59,197 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,655 के पार निकल गया। दोस्तों, 50 कंपनियों पर आधारित सूचकांक निफ्टी में 10.20 अंकों की कमी दर्ज की गई। निफ्टी 50 में कुल 0.06% की गिरावट के साथ 17,655 पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 139 अंकों के साथ 0.35% की गिरावट पर बंद हुआ, जिससे बैंक निफ्टी 39,606 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, बेंगलुरु में IT वर्कर्स ट्रैक्टरों से जा रहे ऑफिस, पानी में गिरी लड़की की करंट से मौत। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने मंगलवार को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोगों की जिंदगी थम गई, कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। दोस्तों, सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब IT वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं। दोस्तों, बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते सोमवार को 23 साल की लड़की की मौत हो गई। पानी भरी इस सड़क पर स्कूटी स्लिप होने के बाद उसने सपोर्ट के लिए पास लगे बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खंभे से करंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई। दोस्तों, हादसा व्हाइटफील्ड इलाके में शाम को हुआ जब लड़की अपने काम से लौट रही थी। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु में 2 पुलिसकर्मी पाए गए, जिनकी पहचान पुलिसकर्मियों की पहचान मुंदरागी पुलिस स्टेशन से जुड़े महेश और निगंबा के रूप में हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋचा चड्ढा और अली फजल इसी महीने करेंगे शादी, 5 दिन तक दिल्ली मुंबई में चलेगा जश्न। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की एक और जोड़ी यानी कि ऋचा चड्ढा और अली फजल अब जल्द ही अपने रिश्ते को एक नाम देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ऋचा चड्ढा और अली फजल अगले महीने यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में शादी कर रहे हैं। दोस्तों, इस महीने के आखिर से ही इनकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे और ये जोड़ी अक्टूबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। शादी का जश्न दिल्ली से शुरू होगा और मुंबई में
करीबी दोस्तों और परिवारों के बीच एक प्राइवेट फंक्शन में यह जोड़ी शादी के बंधन में बंधने के साथ ही खत्म हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकी शादी के फंक्शन दिल्ली से शुरू होंगे, फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुंबई में यह शादी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। रॉन्ग नंबर से कॉल, दोस्ती, प्यार, खूबसूरत अदाएं, भारतीय जवानों को हनी ट्रैप में फंसाती हैं आईएसआई की जासूस लड़कियां। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के एक जवान के पास एक कॉल आती है। कॉल एक लड़की करती है, बाद में ये कॉल वीडियो कॉल में तब्दील हो जाती है। बातचीत रॉन्ग नंबर से शुरू होती है और बाद में सब कुछ राइट हो जाता है। दोनों तरफ से फोन पर खूब बातें होने लगती है। खासकर दोस्तों लड़की अपनेपन के साथ बात करती है, लेकिन एक दिन अचानक एक खुलासा होता है कि जिसे जानकर उस जवान के होश उड़ जाते हैं। उन लड़कियों की अदाओं में साजिश छुपी होती है, उनकी खूबसूरती में चालाकी है, और इस साजिश को समझने में जरा भी चूक करना बड़े भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों वे लड़कियां मामूली लड़कियां नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। इंडियन आर्मी की एक यूनिट में तैनात 24 साल के एक जवान के मोबाइल फोन पर अब से कोई 10 महीने पहले अचानक ही एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और वीडियो कॉल होने लगती है। यह लड़की उस जवान से भारतीय सेना की यूनिटों की जानकारियां निकालने की कोशिश करती है। बाद में पता चलता है कि यह लड़की एक पाकिस्तानी जासूस है। दोस्तों यह एक मामला नहीं है, ऐसे और भी कई सारे मामले हैं जिनमें यह खूबसूरत लड़कियां दोस्ती करती है, प्यार का नाटक करती है, यहां तक कि वीडियो कॉल पे अपने कपड़े तक उतार देती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंतरिक सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी कांग्रेस में मच गई खलबली, कई विधायक डेंजर जोन में, कट सकता है टिकट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों को टेंशन करनी शुरू कर देनी चाहिए जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकला है। दरअसल दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। कांग्रेस में ऐसे 27 और बीजेपी में भी ऐसे ही कई विधायकों के टिकट संकट में पड़ गए हैं। ये विधायक अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। दोस्तों इन्हें डर है कि इस बार कहीं टिकट कट न जाए। एमपी में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश समिति प्रदेश बैठक में उन विधायकों को चेतावनी दी जिनकी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस पुअर है। दोस्तों कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय स्तर पर एंटी इनक्यूम्बेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायकों से लेकर नए विधायक सेफ सीट की तलाश में जुट गए हैं। यही वजह है कि कई विधायकों ने अपने विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मिल गई है मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक द्वारा कोविड-19 के खिलाफ विकसित नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर की ओर से आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने विज्ञान अनुसंधान और मानव विकास संसाधन का भरपूर उपयोग किया है। दोस्तों फरवरी माह में मुंबई स्थित ग्लेनमार्क ने कोविड से ग्रस्त वयस्क रोगियों के इलाज के लिए सानोटिज कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक नेजल स्प्रे लॉन्च किया था। कंपनी ने त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया के तहत अपने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की मंजूरी ले ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शंस, बीजेपी की बड़ी बैठक, जिन 144 सीटों पर हुई थी हार, उन्हें जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को और मजबूत करने की कवायद की केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा की। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोस्तों यह ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा आरंभ होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश
नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर बातचीत की गई, तैयारी की गई, जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। इनमें वे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी या जिन पर उसने कभी जीत दर्ज ही नहीं की है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एशिया कप टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि एशिया कप टूर्नामेंट जो कि एशिया महाद्वीप की टीमों के बीच में होता है क्रिकेट में, उसको सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने जीता है? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।